इस्लामाबाद की इस कचहरी में वकीलों की और वकीलों के दफातर की भरमार है, मगर इंसाफ कहीं खो गया है। इस्लामाबाद की F8 ये कचहरी है जहां पे वकला तहरीक के बाद वकील कुछ ऐसे फैल गए हैं कि मुकामी इंतजामिया और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के कवायद और ज़वाबित का भी कोई ख्याल नहीं। एक तारीख रकम की इन काले कोटों वालों ने जब एक जर्नैल को उसके ओहदे से भागने पर मजबूर किया। 2007 की तारीखी वकला तहरीक, जिसके बाद उस वक्त का फौजी हुक्मरान जनरल मुशर्रफ अपना ओहदा छोड़ के बल्कि मुल्क छोड़ के भाग गया। सलाम है इन वकला को। मगर फिर उसके बाद क्या हुआ? वकला की ताकत, काला कोट और काले टाई, मुशर्रफ तेरी शामत आई कि इन नारों के बाद अब काला कोट और काली टाई, पुलिस तेरी शामत आई, इंतजामिया तेरी शामत आई और CDA तेरी शामत आई, क्योंकि ये वो चैम्बर्स हैं जो गैर कानूनी तौर पे तामीर किए गए और इन वकला को अभी तक कोई पूछने वाला शायद इस्लामाबाद में पैदा नहीं हुआ। ये वो चैम्बर्स हैं जो वकला की पुरानी कचहरी से बाहर निकल के बड़ी बड़ी हाईवेज इस्लामाबाद के जो कमर्शियल इलाके हैं वहां पे तामीर कर दिए गए, कब्जे किए गए सरकारी जगह पर CDA की इजाजत के बगैर। और क्यों ना होता जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज 3 मार्च 2009 को खुद आके ऐसे कच्चे चैम्बरों का जो कि परमानेंट नहीं थे उनका इफ्तिताह करते हैं। आज सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद की ये कचहरी CDA, पुलिस, इंतजामिया के लिए नो गो एरिया बन चुका है, इलाका गैर बन चुका है। यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं कि वकला से कोई ये पूछे कि चैम्बर कैसे तामीर की। ये है आज का मौजू हमारे प्रोग्राम अपने अपने गिरबान का। हमने सफ़ेद कोटों में झांका, आज हम बात करेंगे काले कोट की और काली टाई को खोल के थोड़ा सा काले कोट वाले के गिरबान में झांकने की कोशिश करेंगे। रोटी, कपड़ा और घर अपना, जनता को हम दिलवाएंगे आटा, बिजली, पानी, ईंधन, सबको सस्ते दाम मिलेगा, बेरोजगारों को हर मुमकिन रोजगार और काम मिलेगा, रियासत होगी मां के जैसी। आइन और मुल्क से फौजी गासिब का कब्जा छुड़ाने वाले वकला हजरात अब खुद ही कब्जा माफिया की सूरत सामने आए हैं। इस्लामाबाद बार के वकला अपने आप को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का 111 ब्रिगेड करार देते रहे और फिर किया भी वही, कब्जा। जी हाँ, इस्लामाबाद के F8 मरकज की कचहरी में वकला ने आगाज फट्टों के बेंचों से किया और फिर मुस्तकिल दफातर बन गए जहाँ बिजली, टेलीफोन और एयर कंडीशन तक दस्तयाब हैं। वकला हजरात इस इलाके की खाली अराजी पर काली आंधी बनकर छा गए हैं। आगाज फुटपाथों और ग्रीन एरिया से किया और फिर नौबत डाकखाने की सरकारी जमीन पर अपना टिकट चस्पा करने पर आ पहुंची। इसमें नाकामी के बाद साथ ही दुनिया की मारूफ फलाही तंजीम ईदी ट्रस्ट के प्लाट पर कब्जा कर लिया। इससे पहले मकामी थाने से मुल्हिका दुकानों की मानद पक्के दफातर बना डाले, हत्ता के करीबी कब्रिस्तान की बज़ाहिर खाली जमीन पर भी वकला के चैम्बर्स की तामीर जारी है। दूसरी तरफ क्रिकेट ग्राउंड की बाउंड्री वॉल के साथ पक्की तामीरात नाजायज कब्जे की इस लहर की एक झलक पेश करती हैं। नाजायज कब्जे की मुजाहमत करने वाले शहरियों के खिलाफ मातहत अदालतों के जजों के जरिए मुकदमाबाजी की गई और उन्हें हिरासा किया गया। यकीनन हुकूमत की अदम मनसूबाबंदी और जजों और वकीलों के लिए मुस्तकिल जगह न होना वफाकी दारुल हुकूमत के मनसूबा साजों के लिए बायस शर्म है। मगर क्या हुकूमती नाअहली या नाकामी को वजह बनाकर सरकारी और निजी अराजी पर कब्जा करना जायज है? क्या मकामी इंतजामिया, CDA और मीडिया को वकला के इस नाजायज इकदाम पर बेबसी और खामोशी का मुजाहरा करना चाहिए? क्या आजाद अदलिया को अपने 111 ब्रिगेड को लगाम नहीं देना चाहिए या फिर अदालतों के इन जजों का एहतसाब नहीं करना चाहिए जो कब्जा माफिया वकला के साथ मिलकर सरकारी इदारों और आवाम की अराजी पर नाजायज तामीरात की हौसला अफजाई कर रहे हैं? ये हैं वो सवालात जो आज के प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर वकला सहूलत ना होने पर नाजायज कब्जे को हक समझते हैं तो क्या आम शहरी भी पूरे मुल्क की खाली और सरकारी जगहों पर तामीरात का हक रखते हैं? इस्लामाबाद कचहरी की ये मेन शाहराह है F8 मरकज में, जिसके साथ ही फुटपाथ के एन ऊपर एदी ट्रस्ट फाउंडेशन का एदी ट्रस्ट का एक प्लॉट है जिसपे वकला ने कब्जा करके यहाँ भी चैम्बर तामीर कर दिए हैं।
पाकिस्तान की आईनी और अदालती तारीख के अहम किरदार और सीनियर वकील वहाबुल खैरी वक्त न्यूज की टीम के साथ कचहरी पहुंचे और ईदी ट्रस्ट की जमीन पर तामीर शुदा वकला के चैम्बर्स का जायजा लिया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि वो बेचारा ईदी जो है वो तो अब इतना ज़ईफ हो चुका है, वो किसी से कोई लड़ भी सकता ही नहीं है। और ये जो लोग कब्जा कर रहे हैं वो वकला से मुझे बहुत तकलीफ है। वहाबुल खैरी नौजवान वकला के साथ बात करने को चैम्बर्स में दाखिल हो गए, जहां उन्हें तो पजीराई मिली मगर उनके मौकिफ को नहीं। ईदी के जमीनों पर चैम्बर बना लिया, ये तो CDA वालों ने और बाहर की तरफ से हमें जो है आर्जी तौर पर दिए गए हैं। और जब ये हमारी क्योंकि कोर्स भी यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं G10 तो होगा, ये कोई नहीं सकता कि ना पता हो कि ईदी ट्रस्ट का प्लॉट है और उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे पूछे बगैर इवन आर्जी चीज भी आप इस पे नहीं बना सकते, फिर कैसे आपने बना ली? नहीं, हमारे इल्म में कोई नहीं है जी, बल्कि यहाँ CDA वाले आए थे, उनकी मौजूदगी में ये सारा बाहर की तरफ से यहाँ ताजिर तंजीम है उनकी तरफ से मैं पहले क्योंकि मुख्तलिफ यहाँ ताजिर तंजीमें यूनियंस भी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर वकला ने अपने चैम्बर बनाने की कोशिश की। आप वैसे असूली तौर पे इस चीज को सही समझते हैं या गलत समझते हैं? देखिए जी, जब तक खाली जगह पड़ी है, हाँ अगर किसी की जरूरत है, किसी ने कुछ बनाना है तो फिर तो वो बाहर की तरफ से या CDA जिस तरह अभी कई गैर कानूनी कॉलोनियां बनी हुई हैं, सब कुछ है। तो ये भी आप मानते हैं कि ये गैर कानूनी है जो चीज आपने की है? अगर किसी की जगह है और वो सिस्टम है तो वो तो बाहर आपको जवाब दे सकती है, बाहर के हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं। बाहर CDA तो नहीं है ना, अलॉटमेंट अथॉरिटी तो नहीं है? देखिए, हमें तो बाहर की तरफ से अलॉटेड है, ठीक है जी, हमें इसका तफसील का नहीं पता ये किसका प्लाट है, क्योंकि ये 7 PTCL वाले हैं, ये भी आए थे हमारी पार्किंग है और हमारी जगह है, बहरहाल आप बना लें। तो वैसे आप ये मानते हैं कि असूली तौर पे ये गैर कानूनी है और आपको इस चीज का नहीं पता? देखिए, अगर परमानेंट कंस्ट्रक्शन हो तो वो गैर कानूनी होती है, ठीक है। और ये CDA के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक है कि आप ऊपर जो पक्की छत होती है, कंक्रीट सॉलिड जो छत होती है, वो जो है आपका इधर तो आप देख रहे हैं कि पक्की लंटर पड़ रहे हैं इधर, और जिस तरीके से चैम्बर तैयार हो रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये मुनासिब है चीज, और वो भी सरकारी जगह पे और प्राइवेट जगह पे? और मैं समझता हूँ कि अगर जायज़ या नाजायज़ की बात में हम जाएं तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनी हुई हैं, ये प्रॉपर इनकी जगह ही नहीं है। ईदी ट्रस्ट के इस्लामाबाद ऑफिस के राब्ता अफसर को वकला के इस इकदाम पर अफसोस जरूर है, मगर उन्हें ज्यादा शिकायत CDA की कमजोरी से है। काले कोटों के हाथ से तो शायद इंसानियत के लिए काम करने वाले भी नहीं बच सके। ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान की क्या बल्कि दुनिया की चंद बड़ी फलाही तंजीमों में से एक तंजीम है, और जहाँ भी बड़ा हादसा होता है ये मौके पर पहुँच के इंसानियत की खिदमत करते हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद में ईदी फाउंडेशन के दफ्तर में मौजूद हैं, और ईदी फाउंडेशन की बहुत सारी जगह जो हैं वो इस्लामाबाद में भी हैं, और F8 कचहरी में भी ईदी फाउंडेशन की एक जगह है। हम बात करेंगे उस जगह का क्या हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं तारक महमूद, जो राब्ता इंचार्ज हैं ईदी फाउंडेशन के। तारक महमूद साहब, इस्लामाबाद कचहरी में जो ईदी फाउंडेशन की एक जगह थी, एक प्लॉट है, वो उस प्लॉट पे क्या अभी सूरत हाल है? कचहरी के जो है वो उसमें तो उन्होंने वकला ने कब्जा किया हुआ है उस जगह पे। कैसे, मतलब आपकी जगह पे तो लोग नहीं थे उधर? नहीं, हमारा कोई बंदा भी नहीं था, तो वो हमने कुछ हमारी ईदी फाउंडेशन की आप सुस्ती कह सकें कि हमने वहाँ पे पोस्ट बना नहीं सकी टाइम पे। जब आपने वकला को कहा नहीं ये तो ईदी वालों की जगह? वो कहा है, सब कुछ क्या है, CDA चूँकि CDA ने हमें अलॉट की है, हमने CDA से रब्ता किया है, तो CDA ने किया, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे। आपको पता है सियासी दौर है। क्या वजह है? वकीलों से क्या? नहीं, वकीलों के साथ तो नहीं, हमें तो CDA के साथ है ना, जिन्होंने हमें जगह अलॉट की है, तो उसकी हमें मार्किंग दें, उसकी कब्जा दे के दें, वो तो CDA का काम है ना। तो CDA वाले क्या कहते हैं? बस CDA वाले मैंने काफ़ी कोशिश की है, उनसे रब्ता किया, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे। दरख्वास्तें दे देते हैं, वो कहते हैं जी आज बुलाते हैं, कल बुलाते हैं। तो मौके पे अभी क्या बना हुआ है आपकी जगह? अभी वहाँ पे मेरा ख्याल वकला ने कोई अपना दफ्तर वगैरह बनाए हुए हैं। तो हमें 92 की तकरीबन मेरा ख्याल अलॉट है जगह, कोई 90 की है, 92। चैम्बर कब बने? तो चैम्बर तो अब बने हैं। तो आपने केस भी नहीं किया अदालत में? नहीं, केस कोई भी नहीं किया। क्या वजह है? ईदी फाउंडेशन ये है जी, वो किसी भी ईदी साहब की तरफ से हमें हिदायत है कि किसी भी झगड़े में हम नहीं पढ़ सकते। अगर ये वकील कराना तौर पर जगह दे देते हैं
तो हम अपनी वहाँ पे पोस्ट बना देंगे। अगर नहीं देंगे तो आप नहीं लेंगे? नहीं देंगे तो हम हमसे झगड़ा नहीं कर सकते। वकील बहुत डांटे हैं। बस जो भी है ये ईदी फाउंडेशन की पॉलिसी है कि हम किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये फलाई काम है, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें ईदी फाउंडेशन को जाती तो उसमें कोई। आपने वकीलों का जो सदर है उससे रब्ता नहीं किया? बात नहीं किया जी, हमने नहीं रब्ता किया। आप क्या अपील करेंगे वकीलों से? मैं बिल्कुल आपके ज़रिए वक्त टीवी के ज़रिए अपील करता हूँ, ये फलाई कामों के लिए वो जगह जो है हमें वक़्तदार करके दे। इस्लामाबाद बार और वकीलों के नुमाइंदा एडवोकेट अयूब अरबाब गुज्जर बजिद हैं कि उन्हें यहाँ चैम्बर्स की तामीर की इजाजत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने दे रखी है। जिस वक्त हमने इसका पोजेशन लिया, डिप्टी कमिश्नर से पोजेशन लिया, उस वक्त कोई यहाँ पे तंजीम या कोई अदारा अगर ये साबित हो जाता है जनाब कि ये ईदी की जगह है, वो आए, हम यहाँ को रिमूव कर देंगे, हम इनको खाली करके दे, ऐसी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसी कोई बात हो। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आमर अली अहमद ने राब्ता करने पर बताया कि वजारत दाखिला ने उनके इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा रखी है। ताहम आला इंतजामी हुकाम का मौकिफ है कि वकला को कुछ जगहों पर आर्जी दफातर की जगह दी गई, मगर उन्होंने बिला इजाजत तमाम खाली जगहों पर तामीरात कर डाली है। ईदी की प्लाट पर तामीरात की कोई इजाजत नहीं दी गई। CDA के साबिक चेयरमैन और मौजूदा सेक्रेटरी बल्दियात और दही तरक्की इम्तियाज इनायत इलाही के मुताबिक वकला एक सियासी कुव्वत बन चुके हैं। उस वक्त ये एक आया था, कुछ इंक्रोचमेंट हो रही थी, तो उस पर बाकायदा CDA को हिदायत की गई, उन्होंने जाके वहाँ एक्शन लिया और वहाँ पर डिमोलिश किए थे, कुछ वहाँ बिल्डिंग्स बनी थी। कौन थे ये लोग जो मेरा ख्याल है जो वहाँ चेम्बर बना रहे थे, लॉयर्स के चेम्बर्स थे, तो उस पर जाके उन्होंने डिमोलिश किया और बाद में पुलिस भी उस पर इन्वॉल्व हुई, कोई काफ़ी वहाँ पर एजिटेशन भी हुआ था उन दिनों में। ये डिटेल मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट वी डिड टेक एक्शन। बात ये कि प्रेशर ग्रुप तो है, यू नो दैट, कोई गलत काम हुआ है, जो गलत है वो गलत नहीं होना चाहिए था। इनके पीछे ताकत कौन सी है? नो जी, मुझे इसका नहीं पता। इस्लामाबाद बार के वकला ने मकामी पोस्ट ऑफिस की खाली सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की, जिसको पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन की बरवक्त मुजाहिमत ने नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद कचहरी के वकीलों के अंदर कब्जा माफिया के कारनामों का एक शिकार और एक मुतासरा शख्स पोस्ट मास्टर एफएड कचहरी में राजा शबीर अख्तर जो थे उस वक्त के, जो चश्मदीद गवाह भी हैं, वकला के गैर कानूनी चैम्बर बनाने की सरकारी जगह वो एनी शाहिद के तौर पे वो वाकया सुनाएंगे जिसमें वकला ने पोस्ट ऑफिस की सरकारी जगह पर कब्जा करके वहाँ पे भी चैम्बर बनाने की कोशिश की। राजा शबीर अख्तर से बात करते हैं। राजा शबीर अख्तर साहब, ये क्या वाकया था? ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? सर, शुरू इस तरह हुआ कि इत्तेफाक से 20 तारीख को वकला उधर हमारे डखाने के साथ खड्डे खोद रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी हम यहाँ वकला के चैम्बर बना रहे हैं। वो कोई ठेकेदार टाइप थे जो भी थे, मुझे तो खैर उनका पता नहीं था। आपको किसने कहा? जी हमें बार के सदर ने कहा है। मैंने कहा जी ये खड्डे बंद कर दो, हम यहाँ नहीं खोदने देंगे क्योंकि ये डखाने की जगह है। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे या तो सदर साहब से बात करें या DC साहब से बात करें क्योंकि हम खोदेंगे। खैर मेरे मना कराने पर वो मना हो गए। उसके बाद मैं बार के सदर से मिला, उन्होंने कहा जी नहीं हम इसमें नहीं है, ये तो डखाने की जगह है। DC साहब का तो इसमें कुछ नहीं है। खैर किस्सा मुख्तार साहब उस वक्त तो वो बंद हो गए। दूसरे दिन, एक दिन छोड़कर तीसरे दिन फिर वो चैम्बर बनाने के लिए, वो खड्डे खुदवाने के लिए वो ठेकेदार आ गया। फिर मैंने उसको कहा, उन्होंने कहा यार नहीं, तुम इन कामों में मत पड़ो, ये पंगे हैं। हाँ, इन कामों में मत पड़ो, इन्होंने तो SP को मारा, क्या किया। वो जो था क्या उसको ठेकेदार साहब वो बता रहा था। मैंने कहा यार वो ठीक है मारा होगा, लेकिन ये डखाने की जगह कम अज़ कम हम तो ये नहीं होने देंगे। उस वक्त मैंने अफसरान बाला से रिक्वेस्ट की कि इधर तो वो गला चैम्बर बना रहे हैं। फिर मेरे थोड़ी देर बाद मेरे अफसरान बाला भी आ गए, फिर और हमारे महकमे वाले भी आ गए, और जो जूनियर हैं, एक तो अफसरान बाला है ना, जो जूनियर हैं वो भी आ गए। तो बस उन्होंने सर फिर उनको मना कराया। फिर इत्तेफाक में थोड़ी देर बाद वो वकला 10-12 आए, कह जी नहीं यहाँ राजा साहब। कौन आए? वकला 10-12 वकला आए। नहीं राजा साहब यहाँ चैम्बर बना के रहेंगे। मैंने कहा ये किस तरह हो सकता है, ये दखाने की जगह है। फिर हमने DC साहब को एप्लीकेशन दी, SSP साहब को, IG साहब को एप्लीकेशन दी, लेकिन फिर हमारे PMG साहब उधर मौका पर पहुंच गए। PMG साहब फिर कहा कि यार ये दीवार का काम शुरू कर दो, फंड जाने और मैं जानूँ। PMG साहब ने, हमारे PMG साहब ने कहा तो ये काम शुरू कर दो। फिर मुझे कहा कि यार तू इधर ये अपनी निगरानी में काम करा, दखाने का काम ये बाकी चलाएंगे, तो ये भी काम चला। तो ये हमारे इन्होंने आप इनके सब जो सब इंजीनियर वगैरह थे वो भी गए सर्कल के, जो PMG साहब के माध्यम थे
वो भी गए और इनका स्टाफ भी, वो ऑफिसर भी गए, PMG साहब भी गए, उसके अलावा जो ऑफिसर थे वो भी गए। अच्छा, जो दरख्वास्तें आपने इंतजामिया को दी तो उनका क्या जवाब? कुछ भी नहीं, उसका क्या जवाब देना था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दिया? हमें किसी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वकला ने 1 साल मुझे घसीटा है। वो कैसे? वो इसलिए कि पता नहीं हमारे इधर खंबे पड़े हुए थे, ये पड़ा हुआ था, ये पड़ा हुआ था, ये पोस्ट मास्टर लेकर गए। हालांकि सर अल्लाह माफ करे वो दिन था, रात नहीं थी। FIR कटवा दी आपने? FIR तो अल्लाह माफ करे सर, कोशिश तो की है लेकिन कटी नहीं है। SSP को उन्होंने कहा, SHO को कहा, उन्होंने कहा किस चीज़ की FIR काटें? मुझे ये बताएं सर, 1 साल जो मैंने तारीखें भुगती हैं वो किस सजा में मैंने क्या किया है? क्या तारीखें? वो मुझे कोर्ट से लेटर आया था कि आप देखो उस वक्त बिशारत पता नहीं कौन से जज थे, उनके नाम मेरे पास हैं, वो उसकी कोर्ट में आ जाए। मुझे कहता समन आया था, हाँ मेरे किसी ऑफिसर को नहीं आया था, मुझे आया था भाई ने इस तरह पोस्ट मास्टर F8। हालांकि सर कौन से जज भेजते थे? पहला समन तो सर इरफान नसीम तारड़ साहब की तरफ से आया था, वो सिविल जज थे गालबन जी सर। तो उनको तो बल्कि दूसरी पेशी पे मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो सर मुझे किस लिए बुला रहे, मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ जो किसी आला अफसर को बुलाएं। उन्होंने कहा नहीं बस ठीक है, ये चलें, बस आपको समन है, आप चलाएँ इस तरह, ये चलाएँ। फिर उसके बाद सर चौधरी नवीद साहब आ गए। फिर उनकी अदालत में मैं तकरीबन कम व बेश मैंने 8 महीने में एक पेशी बुक दी है। तकरीबन 10 माह मैंने पेशियाँ बुक दी हैं। सर क्या वजह थी सर उधर तो सुबह मैं तो 8 से पहले जाता, क्योंकि कोर्ट तो 8 बजे खुल जाते हैं, तो 5-10 मिनट 8 से पहले जाता था, तो नंबर तो मेरा तकरीबन 12-1 बजे के बाद आता। लेकिन मजबूरी थी सर, ये ना हो कि तो इन्हें अदालत लग जाए, तो इस तरह मैं तो उधर खड़ा रहता था, मजबूरी थी सर। मतलब आप कहते हैं वकला के दबाव में, जज भी वकला के दबाव में? बस सर ये देख लेना, मुझे समन या तो मेरे PMG साहब को भिजवाते, फिर भी तो कोई बात। मैं अथॉरिटी में मजाज तो नहीं हूँ सर। और आप चक्कर लगाते हैं? तो चक्कर सर क्या करूँ, तारीख होती थी, मैं तो हाजिरी लगाता था। जब आप जाते थे तो क्या कहते थे? कोई नहीं सर, वो तो हमारा नंबर इतना दूर होता था सर, हम तो खड़े रहते थे, जब बारी आती थी बस सर वहाँ जी पोस्ट ऑफिस। हाँ जी, मैंने एक दफ़ा जज साहब से रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा सर मुझे बोलने का हक है। हाँ बोले। मैंने कहा सर मुझे किस लिए बुलाते हैं, मैं अथॉरिटी तो नहीं हूँ, मुझे क्या बुला रहे हैं? कहने नहीं बस तुम आ जाओ, बस हाजिरी लगा। 1 साल आप चक्कर लगा? सर चक्कर लगाए हैं सर, क्या करें। तारीख सर मैं उधर बैठ जाता था, खड़े हो जाता था, जब वो हमारा नंबर आता था बोलते थे पाकिस्तान बार बना पोस्ट ऑफिस, पर मैं हाजिर होता था, और तो कोई नहीं आता था, मैं हाजिर होता था, बच्चे का हाजिरी लगी, चलो जी छुट्टी। फैसला नहीं कोई फैसला क्या हुआ? फिर सर हमारी वो फरा नाज थी एडवोकेट, तो ना वकील, तो उसने पता नहीं किसी को कहा कि ये क्या काम है तो करें, अगर काम नहीं है तो क्या करें। फिर उसने कहा यार वापस ले लो, फिर उन्होंने वापस ले लिया। एक तो ये वकीलों के खिलाफ वकील भी मुश्किल से मिलता होगा। वकीलों बिल्कुल, बल्कि मैंने 1-2 वकीलों को अपनी तरफ से कहा, महकमे की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से कहा यार मुझे ये घसीट रहे हैं, तो यार बस ये वकीलों का काम है, ये चलने दो बस इस तरह। आपकी वकालत भी कोई नहीं करता? सर कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। क्या कहते थे? बस ये जी नहीं है, बस इस तरह नहीं होता है, इस तरह होता है, तो बस वकीलों के खिलाफ नहीं पेश आते। हालांकि सर मुझे बताया ना, मुझे घसीटने का क्या उसमें क्या है, मुझे तो खामखा घसीटा जा रहा था ना, तो मैं अथॉरिटी हूँ, मैं एक पोस्ट मास्टर था आम सा। मतलब कानूनी अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हैं वकला। बस सर ये देख लें, ये जजों को भी तो सोचना चाहिए ना, जो जज बन के बैठे। सर मैं वही कहता हूँ, जज कुछ नहीं कहता? नहीं सर, बस 1 साल चक्कर लगाते हैं सर, वो तो है। वो जज हाजिरी लगा के आपको भेज देता? बस सर हाजिरी सिर्फ लगती थी। पाकिस्तान बार बनाम पोस्ट ऑफिस, तो मैं जब वो बुलावा होता था, अब बोल तो हमारा नंबर इतना दूर था कि 3-4 घंटे बाद हमारा नंबर आता था। बस वो तंग करने के लिए फिर हम बैठे क्या, हम बाहर दरवाजे के साथ खड़े रहते थे, क्या करें। और सब सरकारी काम छोड़ के? सरकारी काम तो छोड़ना ही है सर, मुझे बुलावा है उधर से, अगर उधर ना जाए तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो इन्हें अदालत हो जाएगा, जहरी बात है, ये तो मजबूरी है सर, वो तो है ही है। अदालत का कानून सख्त है सर, वो तो होता ही है, तो वज़ीर आज़म भी फारग हो जाए। बस वो तो सर है ही है, हम तो डर के मारे जाते थे इसी खौफ से, फिर बाकी मुलाजमीन भी खड़े रहते सारा दिन ड्यूटी छोड़ के। नहीं सर ये देख लें बस जिसका है। बहरहाल मेरे साथ तो इस तरह हुआ है सर, तकरीबन 10 महीने मैंने मुतवातर। जी, राजा शबीर अख्तर आपको बता रहे थे कि जो वकला ने इनके साथ किया, उन वकला ने जो सरकारी ज़मीन पे गैर कानूनी चैम्बर बनाना चाहते थे, जब उनकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो मुकामी जजों के साथ मिलकर तकरीबन 10 माह तक राजा शबीर को तारीखें भुगतवाते रहे, और राजा शबीर बगैर किसी कसूर के वो वहाँ पे सारा दिन खड़े रहते थे और अपना सरकारी काम भी नहीं कर पाते थे। ये तो सिर्फ एक मिसाल थी, और ऐसी कई और मिसालें हैं जिसमें वकला गर्दी जो है वो खुलकर सामने आती रही है।
मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने थार कोल एनर्जी बोर्ड की तश्कील की, जिसकी वजह से सिंध में कोयले का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो 185 बिलियन टन पे मुहित है वो दरियाफ़्त हुआ। ना सिर्फ सिंध के कोयले से बिजली बन सकेगी बल्कि सिंध के कोयले को गैस में तब्दील करके उससे डीज़ल भी बन सकेगा। उसके बाद सिंध की हुकूमत ने बहुत सारे गैर मुल्की सरमायाकारों को मौका दिया कि वो वहाँ पे आके लीज़ लें। जब सिंध की तरक्की होगी इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान की भी बहुत तरक्की होगी। सिंध की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत। काले कोटों ने सफेद कफन में लिपटे कब्रिस्तान के वासियों को भी नहीं छोड़ा। पुराने कब्रिस्तान की मुल्हिका जमीन पर चैम्बर्स की तामीर शुरू कर डाली, जैसे दावा हो कि उन्हीं के मौक्किलान की है और उनकी कामयाब वकालत का सबूत। यह है वो पुराना तारीखी कब्रिस्तान इस्लामाबाद F8 कचहरी का, और इस कब्रिस्तान की जगह को भी वकला के चैम्बर्स ने नहीं बख्शा। और आप देख सकते हैं इस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ ही वकला ने अपने चैम्बर्स की गैर कानूनी तामीर शुरू कर दी है। और ये CDA की जगह है बुनियादी तौर पे। ना सिर्फ ये चैम्बर्स पक्के चैम्बर्स तामीर किए जा रहे हैं, ये अरबों रुपए की जायदाद है जिस पे वकला ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, बल्कि यहाँ पे साथ ही एक CDA का ऑफिस है। और CDA का अमला कितना बेबस है, CDA के बेबसी की एक झलक हम आपको अभी दिखाते हैं कि हमारे साथ एक CDA के एहलकार मौजूद हैं जो कि एक छोटा सा CDA के दफ्तर है उसको चला रहे हैं, और ये बिल्कुल साथ ही है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते चलें, ये वो CDA का मीटर है बिजली का, और इस CDA के मीटर से वकला ने गैर कानूनी तौर पे ये बिजली के कनेक्शन लेकर इन तारों की मदद से वहाँ पे अपने चैम्बर्स में कर रहे हैं। और CDA के यहाँ पे एक एहलकार है, आपका नाम क्या है जी? अब्दुल रशीद नाम है जी। अब्दुल रशीद साहब, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं क्लर्क हूँ यहाँ पे। तो ये बिजली के मीटर से वकीलों को ये गैर कानूनी कनेक्शन आपने क्यों लेने दिया? जी हमने नहीं दिया, उन्होंने खुद लगाया। हम बोल नहीं सकते क्योंकि लड़ाई झगड़ा करते हैं हमारे साथ। जितनी दफ़ा यहाँ पे हमारे अफसर भी आए हैं वो अंदर भी नहीं आने देते यहाँ पे, इसलिए हम डरने की वजह से इनसे कोई भी नहीं करते। हम कहते हैं जो मर्जी करें, हम नहीं रोकेंगे। तो ये इन बिजली के कनेक्शन के साथ ये क्या काम करते हैं? सर जी ये अंदर नहीं, मीटर तो हमारा है, CDA का है। तो आपसे आपके सामने चोरी कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने? सर जी हमने इनको रोका है, अंदर नहीं लगाने दी। वो कहते हैं जी बाहर से लगाएंगे। यहाँ पे हमारा पहले ट्रांसफार्मर था, यहाँ से भी लगा देते हैं, इसलिए हम नहीं रोक सकते। हम नहीं रोक सकते, पुलिस में रिपोर्ट करें? हम सर जी यहाँ पुलिस वाले सुनते हैं कि वो खुद डरते हैं इनसे। वकला हैं ये, एक नहीं 40-40 50-50 आ जाते हैं। हाँ जी, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी रिपोर्ट वापडा वालों को आपने नहीं की? वापडा वाले आते हैं ना सर, वो खुद देख के जाते हैं, यहाँ से यूनिट लेके जाते हैं, तारें लगी हैं। हम वही कह रहा हूँ कि हम अफसरों को बता देते हैं ये सिस्टम है जी, यहाँ पे चैम्बर बना रहे हैं। अफसर हमारे आते हैं, इनसे झगड़ा भी हुआ है। हालांकि रात का हमारा एक क्लर्क है, वो ड्यूटी करके बाहर जाता है, उसे बाहर नहीं जाने देते, यहाँ से नहीं जाना बैरियर से। ये देख लें गाड़ी धोने वाला, ऐसे पूछे, वो कहते हैं जी अंदर से जिधर से मर्जी जाओ, बैरियर से नहीं बाहर जाना। ये है का मीटर से लिया गया है गैर कानूनी बिजली का कनेक्शन। बिजली की चोरी कर रहे हैं एक सीनियर वकील साहब जिनका चैम्बर तामीर हो रहा है और वहाँ पे बिजली का काम जारी है। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद बार अरबाब साहब। ये आप देख रहे हैं कि आपके वकील जो हैं बिजली की चोरी भी कर रहे हैं। आपकी तंजीम का क्या डिसिप्लिन है इन पे और ये क्या हो रहा है, इसकी आप मजम्मत करते हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मेरे नोटिस में अभी आया है और मैं इंशाल्लाह जो भी ये अगर साबित होता है, ये बाकायदा अगर चैम्बर में जा रही है तो इनके खिलाफ में कार्रवाई करेगी। आपको साबित करते हैं और चैम्बर तक आपको लेके जाते हैं, तार जा रही है कि नहीं। हमारा कैमरामैन अगर दिखा सके इस तार के साथ साथ हम सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद बार को भी लेके जाएंगे और ये साबित करेंगे कि ये तार चैम्बर में जा रही है या नहीं। और फिर ये चैम्बर के अंदर जो प्लग लगे हुए हैं और जो काम हो रहा है वो भी हम सेक्रेटरी बार को दिखाएंगे। और ये वो चैम्बर हैं जो कब्रिस्तान की जगह के साथ ही तामीर किए गए हैं। और ये तार जैसा कि आप देख रहे हैं नाजरीन, सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार अरबाब साहब गुजर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी ये तार देख रहे हैं खिड़की के अंदर जाते हुए। और अब सेक्रेटरी साहब जो है वो अंदर जा रहे हैं। अगर हमारे कैमरामैन सेक्रेटरी साहब को दिखा सके अंदर जाते हुए, ये तार का जो गैर कानूनी कनेक्शन लिया गया है CDA के सरकारी मीटर से, ये किस वकील का चैम्बर तामीर? ये मुनीर अहमद रांझा जी, मुनीर अहमद रांझा। मुनीर अहमद रांझा। और ये बिजली का कनेक्शन गैर कानूनी तौर पे क्यों लिया?
ये हमने नहीं लिया, ये पहले की तार लगी हुई थी, हमने तो सिर्फ लाइट इस पे चलाई है। किसने ये सीडीए के मीटर से तार आपने बगैर पूछे कैसे लगाए? हमने नहीं लगाई क्योंकि ये लगी हुई थी, हम तो इधर मजदूरी करने हैं, काम करने, ये सीलिंग करने वाले थे ना, वो लगा के गए थे हमने। अरबाब साहब ये आपने देख लिया, ये इतना बड़ा चैम्बर, ये तो लगता है कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट तामीर हो रहा है क्या? चैम्बर की यहाँ पे तो सिर्फ जरूरत के लिए आप आरजी शेल्टर की बात कर रहे हैं, ये आपको आरजी लग रहा है? किसी आपसे पहले गुजारिश की थी कि यहाँ टेम्परेरी सेटअप, इसमें कोई शक नहीं है, ग्रीन बेल्ट है, जहाँ परमिशन हम लेते हैं टेम्परेरी के लिए। बाज़ दोस्त ऐसे हैं कि जो सेकंड टाइम चैम्बर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे अपनी मर्जी आपके तहत बना लेते हैं, हम उनको इजाज़त दे देते हैं जी कि अखराजात उनके अपने। इतने बड़े चैम्बर की आपने इजाज़त दी है? देखें, कंस्ट्रक्शन चूंकि उनका अखराजात उनके अपने होते हैं, अखराजात बाज़ सिर्फ उनको प्रेमिसेस अलाट करती है, अखराजात वो खा अरबों करें या 1 रुपया करें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो अब जो है, अब आपके सामने साबित हो गया ये बिजली की तार है। ये सिर्फ आप कंफर्म करना है कि ये सीडीए का है या कि यहाँ पे होता है ऐसा है कि 10 वकला साहिबान ने मिलकर, 20 वकला साहिबान ने मिलकर सीडीए से एक जो है ये तो उन्होंने बता दिया, सीडीए के कल बंदे ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा ये सीडीए का मीटर है और ये चोरी हो रही है। मैं गुजारिश करूँ कि वो 10 दोस्त मिलकर 1 मीटर इंस्टॉल करवाते हैं, आगे वो वहाँ से बिजली ले जाते हैं। लेकिन ये तो सीडीए का मीटर मैं बाकायदा उनसे मैं पूछ कर, मैं इंक्वायरी करके, अगर ये इन्वॉल्व पाए गए तो इनके खिलाफ तादी भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। बात हो रही है अपने अपने गिरबान की, और जब वकीलों की बात हो, इस्लामाबाद के वकीलों की, कचहरी की और उनके नाजायज कब्जों की, तो फिर अपने गिरबान में भी झांकना पड़ता है। आज मैं अपने गिरबान में भी झांकूंगा। शाहिद अकबर अब्बासी का बोर्ड जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मेरे सगे भाई हैं और यहाँ इस्लामाबाद में वकालत करते हैं। इन्होंने भी दूसरे वकीलों की तरह यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे और हंगामी बुनियादों पे एक चैम्बर बनाया जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये चैम्बर बना इसी तरीके से बगैर किसी बाकायदा अलॉटमेंट के और बगैर किसी सीडीए के इजाज़तनामे के, जिस तरह के दूसरे वकील बना रहे हैं। मैं अपने भाई का भी इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा, मगर एक सीनियर तरीन सहाफ़ी के मशवरे के बाद मैंने ये फैसला किया कि मेरे भाई का इंटरव्यू इरफान सदोज़ई जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो करेंगे और उनसे हर वो सवाल करेंगे जो कि उनके जहन में आता है। आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि ये चैम्बर जो है एक ऐसी जगह पे बने हैं, ये तमाम चैम्बर जो बगैर सीडीए की इजाज़त के और गैर कानूनी तौर पे बने हैं और गैर कानूनी जगह पे किसी और ने नहीं, जज ने रखी, और वो जज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनको देखकर बकौल उनके जालिम आदमी की टांगें कांप जाती थी, जस्टिस खलीलुर रहमान, वो सुप्रीम कोर्ट के को वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे इस जगह का, इन ब्लॉक्स का बाकायदा इफ्तिताह किया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जब इस जगह का इफ्तिताह किया तो फिर उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने को नहीं आया, और वकीलों ने ना सिर्फ यहाँ पे चैम्बर्स बनाए बल्कि फुटपाथों पे भी चले गए, सड़क के करीब चले गए, बस स्टॉपों की कब्जा किया, और हुई ये टेढ़ी ईंट, इसके ऊपर जो टेढ़ी मंजिल या इमारत बनी वकला की, अब सवाए उसको गिराकर नई इमारत बनाने के और कोई चारा नहीं लगता। ये है वो तख्ती जो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने यहाँ पे अपने हाथ से लगाई थी, और ये है वो निशान जिसका मिटाना अब शायद ज़रूरी हो गया। अपना अपना गिरबान के मेज़बान मतीउल्लाह जान के भाई शाहिद अकबर अब्बासी साहब, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। शाहिद अकबर अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो वकला का रोल है, वकला तहरीक के बाद जो अभी सूरत हाल है, उस वक्त वकला का रोल काफ़ी मनफी सामने आ रहा है, कचहरी की हद तक यहाँ पे तजावज़ात बढ़ रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसके नतीजे में जो कुछ हुआ इंसाफ नहीं है, बाकी सब कुछ मौजूद है। अच्छा, उसकी एक झलक यहाँ भी दिखाई देती है। आपका अपना चैम्बर जो है वो एक इलीगल, एक तजावज़ात की जद में आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप बजा फरमा रहे हैं, अगर आपकी नज़र में ये इलीगल है तो आप मुझे बताएं यहाँ पे लीगल क्या है। बात यह है कि बात लीगल, आप ये से इलीगल आप तब कहते हैं कि जब आपने जेलम और चकवाल के बार रूम्स देखे होते, वहाँ की अदालतें देखी होती, आपने उनको रिपोर्टिंग की होती, वहाँ पे जितने चैम्बर्स वकला के बने सरकारी खर्चों पे बने, ज़मीनें एलोकेट की गई हैं। अब अगर यहाँ पे हमारे हुक्मरानों ने सीडीए में, जिसको चोर डाकू अड्डा कहते हैं, अगर इन्होंने वहाँ पे अगर उन्होंने इस बुनियादी अवाम की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा, तो आप हमें बताएं, हम भी थड़ों पे या हम भी रेडियो में या हम अपनी गाड़ियों में भी अपने दफ्तर लगाने को तैयार हैं। पर
ये कहाँ का इंसाफ है कि जहाँ की अदालतें दुकानों में बैठी हों मालकान की मर्जी के बगैर, तो वो कहाँ जाए? वो मालकान नहीं है, वो इस मुल्क के शहरी नहीं है। जिस मुल्क की अदालतें अगर दुकानों में लग सकती हैं तो वुकला फुटपाथों पे ना बैठे, ग्रीन बेल्ट पे ना बैठे, तो कहाँ बैठे आप? लेकिन ये इस चीज का जवाब तो नहीं है। अगर कोई ये बेशक इस चीज का जवाब नहीं है भाईजान, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वो बुनियादी जरूरत है कि आप हमें कहें कि हम सांस ना लें, आप हमें कहें कि हम नमाज अदा ना करें, आप हमें कहें कि अल्लाह अकबर की सदा पे लब्बैक ना कहें, ये कैसे हो सकता है? नहीं, अगर किसी गरीब जब आप यहाँ पे अदालतें किसी गरीब के पास अगर घर नहीं है तो वो भी किसी सरकारी जगह पे कब्जा कर ले। नहीं, सरकारी जगह पे किसी ने कब्जा नहीं किया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हमारी अदालतें दुकानों में लगी हुई हैं तो हम फुटपाथों पे नहीं बैठेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप क्या वुकला को अदालतों से जुदा कर सकते हैं? लेकिन ईदी फाउंडेशन का प्लॉट भी है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के साथ, उस पर भी कब्जा किया वुकला ने, वो किस तरह की खिदमत है? अगर किसी ने अगर किया है कोई इस किस्म के प्लॉट पे तो वो सरासर नाजायज है और गलत है। उसको गलत को गलत कहना ही चाहिए। हमें उन्हें चाहिए कि वो रजू करें, बार रूम को दरखास्त दें, हमारे प्रेसिडेंट से, हमारी बार कौंसिल हैं। पर अफसोस का मकाम ये है कि आज हम 200 साल पुराने अंग्रेज की सीपीसी और सीआरपीसी को तो फॉलो कर रहे हैं, जिसमें इंसाफ नाम की चीज जो है ना वो नापैद है, वो बीच में से गायब है, बाकी सब कुछ मौजूद है किताबों में। हम किसको दरखास्त दें? यहाँ तो लॉयर्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आम आदमी उनसे बात करने से भी डरता है। उन्हें पता है कि पुलिस के साथ इनका गठजोड़ है। लोग हैं जो इन चीजों को देख रहे हैं, इन मामलात को देख रहे हैं, जिनमें जुडिशरी भी है, सीनियर जजेस भी मौजूद है, बार काउंसिल्स भी मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं जो इन चीजों को देख रहे हैं। जो ईदी के प्लॉट के ऊपर कब्जा हुआ, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस का जो प्लॉट था उसके ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की और पोस्ट ऑफिस के एहलकारों ने जबरदस्ती कब्जा छुड़ाया। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस किस्म की चीजें रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पर खुदारा जिस मुल्क की शाराए दस्तूर पर पाबंदी लग जाए, जिस मुल्क की सड़कों पर, रास्तों पर, कंक्रीट सड़कों पर बंद कर दिए जाए, उनको बकायदा गुजरना बैन कर दिया जाए, जिस मुल्क के सीडीए के दफातर पे आपके अदारे कब्जे कर ले, उन्हें नोटिस देके के खाली करो इस तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे या उस तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे, वहां पे अगर एक किसी गरीब वकील ने एक छप्पर डाल लिया, आरसी छप्पर, मुस्तकिल कब्जा कोई किसी का नहीं है। नहीं, मुस्तकिल प्लॉट्स नहीं है, लेंटर पे डले हुए हैं। मेरी बात, अगर ये जो है ये सब आरसी है भाई, आज यहाँ से अदालतें उठाओ, हमें हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट करो, हम अपने उधर वहाँ पे प्लाजे में चले जाएंगे। हमारा यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे कोई लिखा के नहीं है। अच्छा, आपके भाई जो है वो टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, हर किसी के गिरेबान में झांकते हैं, उनके जो अंदर के जो मामलात हैं उनको सामने लेके आते हैं। आप उनके भाई हैं, आप भी इस मामले पे जो आपकी कम्युनिटी है उसका साथ दे रहे हैं, हालांकि इखलाकन आपको यहाँ से छोड़ देना चाहिए अपना दफ्तर। आप नहीं समझते? किस चीज को? अगर आपकी तजावजात में आपका दफ्तर आता है तो आपको इखलाकन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी हमारा ये तमाम हमने टेम्परेरी तौर पे तामीर किए हुए हैं। जब तक हमारी अदालतें यहाँ पे हमारे इनमें बैठी हुई हैं, दुकानों में बैठी हुई हैं, हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ पे बैठे। आपके ब्लॉक के बाहर तो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की तख्ती लगी हुई है, उन्होंने इनॉग्रेट किया। काश के हम सब ये कहते कि अल्लाह दे। अफसोस का मकाम यह है कि हमने हर उस दुनियावी बुत को खुदा बना लिया है जिसका हम समझते हैं कि ये हमें रोजी का रज़ाक है, ये हमें रिस्क देगा। ईदी वालों से बात हुई है, उसके अलावा हमारे एनपीटी के जो मालकान है उनसे बात हुई है, वो तो आपसे सख्त खौफजदा है। ईदी वाले तो वैसे ही फलाए आमा का काम करते हैं। खुदारा ईदी वालों से यही कहें कि यार ये भी गरीब लोग हैं, इनके लिए छप्पर डाल दें, यहाँ पे मल्टी स्टोरी प्लाजा बन जाए जिसपे थोड़े से प्लॉट पे जहाँ पे 100 वकील एडजस्ट हो जाए, बजाय इसके कि एक एक कमरा सब लोगों ने 50 बंदों ने बनाया हुआ है। कोई प्लानिंग कर ले, हुकूमत प्लानिंग कर ले, सीडीए ने इससे पहले अगर कैटर नहीं किया अब कैटर कर ले, अब प्लानिंग कर ले। जरूरत प्लानिंग की है। जब तक प्लानिंग नहीं होती, जब तक प्लानिंग नहीं होती, इन चीजों पे ये नजर करना, जब तक प्लानिंग नहीं होती तो क्या कब्रिस्तान में भी हमें चैम्बर्स बना लेने चाहिए वकीलों को? भाईजान वैसे इससे तो अच्छी बात है ही कोई नहीं कि वो कम से कम इंसान को हर वक्त अगर कब्र का ख्याल रहे, तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है कि जीते जी आप कब्रिस्तान में बैठे, इसी बहाने से बैठे कि अगर आपको कब्र का एहसास रहे तो मैं समझता हूँ आप चोरी, चकारी, बदयांती, गिबत, खयानत, बहुत सी बुराइयों से आप बच सकते। तो पूरे पाकिस्तान के सरकारी दफातर कब्रिस्तान में होने चाहिए, इसका मतलब नहीं। आप कह सकते हैं वो किसी ने कहा था कि शायर खामोशा के असूल और हैं, तो ये वही असूल है जो शायर खामोशा का है मेरा ख्याल। इस्लामाबाद के वकला की जमीन के लिए लालच और उनकी नाजायज चैम्बर्स के लिए कब्जे की जो ख्वाहिश है, उसने अरबों रुपए मालियत के कारोबार को नाकारा कर दिया है। यह है वो इमारत नेशनल प्रेस ट्रस्ट बिल्डिंग की जो अरबों रुपए की मालियत से बनी, मगर आज तक यहाँ कारोबार नहीं हो सका क्योंकि इस इमारत तक आने जाने वाले रास्तों पर वकला ने अपने नाजायज
चैम्बर्स बना दिए हैं और पैदल चलने वालों का रास्ता ही बचा है। और ये प्लाजा जो आप देख रहे हैं नेशनल प्रेस ट्रस्ट का, ये कई साल से खाली पड़ा है और यहाँ पे कोई भी आके कारोबार करने को तैयार नहीं। आपको दिखाते हैं वो रास्ता जो इस बिल्डिंग के लिए था, मगर अब वुकला ने ज़बरदस्ती यहाँ पे अपने चैम्बर बना के उस रास्ते को बंद कर दिया है। और बड़े बड़े नाम हैं और बड़े बड़े वुकला हैं, सीनियर वुकला हैं, और ये CDA का रास्ता था जहाँ पे उन्होंने ये ज़बरदस्ती पक्के चैम्बर्स जो हैं वो तामीर कर लिए हैं। एक बार फिर मैं अपना गिरेबान यहाँ पे चाक करूँगा। एक आपको पहले बताया था एडवोकेट शाहिद अकबर अब्बासी जिन्होंने वहाँ कचहरी में चैम्बर बनाया। अब मेरे जो सबसे बड़े भाई मेजर रिटायर्ड समीउल्लाह जान जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद कानून की डिग्री हासिल की और उन्होंने वकालत की, उन्होंने भी इसी रास्ते पर एक वुकला की मदद से चैम्बर बनाया है। बात हो रही है अपने गिरबान की, तो मैंने ये ज़रूरी समझा आप लोगों को बताना कि मेरे 2 भाई वकील जो इस कचहरी में हैं वो भी नाजायज़ चैम्बर्स तामीर करने वालों वुकला में शामिल हैं। और अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मतीउल्लाह जान के बड़े भाई समीउल्लाह जान, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। इनसे बात करते हैं। इनका चैम्बर भी इसी कचहरी में मौजूद है जो इल्लीगल तजावजात में आता है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि वुकला अपने रोज़गार के सिलसिले में जब यहाँ पे आते हैं और उनके लिए यहाँ पे बैठने की जगह ना हो तो फिर मजबूरन उन्हें कोई ना कोई खाली जगह देख के वहाँ पे बैठने का अपना सेटअप बनाना पड़ता है, क्योंकि वकील हजरात जो हैं वो एडवोकेट के होते हैं और अफसर होते हैं अदालत के, वो अदालत को मुकम्मल असिस्ट कर रहे होते हैं। और उन लोगों के लिए अगर दफ्तर ना हो और जज के लिए दफ्तर हो, पंखा हो, AC हो, सब कुछ हो, तो ये बड़ी शर्म की बात है। लिहाजा हमें अपना काम खुद ही कुछ करना पड़ता है। लेकिन खुद करने का ये मकसद है कि कहीं भी कुछ कर लिया जाए, ईदी के प्लॉट के ऊपर कब्जा कर ले, पोस्ट ऑफिस के प्लॉट के ऊपर कब्जा कर ले, कब्रिस्तान में चैम्बर बना ले, किसी का रास्ता बंद कर ले, कोई अगर वो जगह खाली करवाने के लिए आए तो उसको मारे, जो मर्जी करें उसके साथ। मुझे बड़ी हैरत हो रही है साफ़ी बरादरान पे इस बात पे, स्पेशली कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब 8 साल तक हुकूमत करते रहे और पूरे मुल्क पे कब्जा किया रखा, ज़ियाउल हक साहब 20 साल तक हुकूमत करते रहे, पूरे मुल्क पे कब्जा किया रखा। उस वक्त आप लोगों कहाँ थे? मुझे तो उस वक्त साफ़ी बरादरान नज़र ही नहीं आए या गायब होते रहे। हमने अगर एक छोटी सी जगह पे टेम्परेरी बैठे हुए हैं अपने रोज़गार के सिलसिले में, तो उस लोगों पे उस बात पे आप लोगों को एतराज़ हो गया। या तो ये तो हुकूमत का काम है कि वो प्लानिंग करे, वुकला के लिए प्रॉपर जो है सिटिंग ऑफिस बनाए और उनको जो है प्रोवाइड करे। अगर वो ये नहीं कर रही तो फिर वुकला ने खुद तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। ये काम CDA का, हुकूमत का और चीफ जस्टिस साहब का भी है कि वो वुकला का वेलफेयर के लिए करें। अगर हम वुकला बरादरी जो है चीफ जस्टिस की बहाली के लिए इतनी तहरीक चला सकते हैं, तो अभी चीफ जस्टिस का भी काम है कि हम वुकला के लिए वो अकोमोडेशन का कोई बंदोबस्त करें। इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान ने तहरीक चलाई है, हर एक आदमी ने तहरीक चलाई है। मैं भी उस तहरीक में था, तो चीफ जस्टिस को मेरे लिए भी एक घर बनाना चाहिए अलग से। मैं कह रहा हूँ कि चूंकि वुकला बरादरी के साथ ताल्लुक है जस्टिस का, कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो तहरीक खत्म होगी तो आपका ताल्लुक खत्म हो गया। आप लॉयर हैं, वो चीफ जस्टिस है। इसका मतलब ये है कि जब आप केस लेके जाते हैं तो वो बायसनेस होती है वहाँ पे। नहीं, हमारा वुकला का जजेस के साथ ताल्लुक ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा रोज़ का उनका मामूल है, प्रोफेशन का हिस्सा है। आपके भाई, आपको पता, अपना गिरेबान एक पॉपुलर प्रोग्राम है, उसके मेज़बान है और वो हर किसी का एहतसाब करते हैं। तो आप उनके भाई होने के नाते क्या पैगाम देंगे? आप खुद कचहरी के अंदर CDA की जगह के ऊपर आपका चैम्बर है, तो इखलाकियात का तकाजा क्या है? मैं तो यही कहूँगा कि जी एहतसाब आप हर किसी का ना करें, आप इंसानियत पैदा करने की कोशिश करें लोगों में। जब तक इंसानियत नहीं बेदार होगी, ठीक है ना, उस वक्त तक ये मुल्क जो है ना वो तरक्की नहीं कर सकता। आप अगर ऐसे सवाल जवाब करेंगे जिससे जो है ना इख्तलाफात पैदा हों, ऐसी सिचुएशन मीडिया पर लाएंगे जिससे लोगों में जो है लड़ाई झगड़े बढ़ें या फितना फसाद बढ़े, तो फिर ऐसे प्रोग्राम्स का कोई फ़ायदा नहीं। आपके मुताबिक मतीउल्लाह जान इस्लाह का काम नहीं कर रहे? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्लीट सहाफ़ी बरादरान, आप कोई भी अखबार उठा के देखें तो उसमें जिसमें भी देखेंगे वहाँ पे सस्पेंस क्रिएट हुआ है। इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर आप क्या फैसला करेंगे? आपके भाई तो बड़े ही गैर जानिबदार किस्म के साफ़ी हैं, वो तो हर किसी का सामने लाते हैं करप्शन को। आप क्या फैसला करेंगे? आपके घर के अंदर अगर इस तरह का बंदा मौजूद है तो इखलाकियात का तकाजा आपके लिए क्या है? देखें, हर एक का अपना प्रोफेशन है। मैं अगर वकील हूँ तो मेरा भाई साफ़ी है, ठीक है। अब वो चूँकि वो सहाफ़त में उसने जर्नलिज्म में MSc किया हुआ है, अमेरिका से पढ़ के आया हुआ है, ठीक है, वो बेहतर समझता होगा। मैं ना वो मेरी बात समझ सकता है ना मैं उसकी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं कानून पढ़ा हुआ हूँ और वो जर्नलिज्म है। तो हम दोनों का जो है ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है उस लिहाज से, तो हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो। लेकिन ये भी वादा करेंगे आप हमसे कि जब अगर कचहरी से जगह वागुजार हुई तो सबसे पहला कदम आप ही उठाएंगे? क्यों नहीं,
लेकिन हमें ये भी श्योरिटी दी जाएगी कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे लिए वहाँ पे दफ्तर की जगह होगी। ये सब कुछ देखने के बाद एक सवाल पैदा होता है हर शरीफ शहरी के जहन में कि गो के वकला तहरीक के बाद लोग ये तवक्को तो नहीं कर रहे थे कि दूध की नहरें बहा दी जाएंगी और अदल जो है लोगों को शायद दरवाजे तक मिल जाएगा, मगर फिर भी वकला और अदलिया से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद अखबारी बयानात और टिकर्स और रिमार्क्स की सूरत में आवाम को देखने को बहुत कुछ मिलता है, मगर शायद ज़िले कचहरियों में और इस्लामाबाद जैसी इस कचहरी में अभी भी लोगों की सूरत हाल और किस्मत नहीं बदली, जहां अब भी 15 से 20 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। और ऐसी सूरत हाल में वकला का यूं सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना और गैर कानूनी तामीरात करना यकीनन वकला और अदलिया के ऊपर सवालिया निशान उठाता है। और आखिर वकला को इतनी जुर्रत कैसे मिली, इसकी सिर्फ एक मिसाल ही शायद दी जा सकती है, और ये मिसाल भी एक वकील का अपना ज़ाती गलत फैसला होगा। जैसा कि ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड पे नाम लिखा है जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ब्लॉक। इस गैर कानूनी ब्लॉक को, इस गैर कानूनी तामीर को चीफ जस्टिस जैसे मुअज़्ज़ज़ नाम के साथ मंसूब किया गया है, और शायद यही वो शय है, यही वो फ़ख्र है और यही वो गुमंड है जिसकी बुनियाद पे यहाँ आज कचहरी के अंदर हर सरकारी जगह पर वकला ने गैर कानूनी चैम्बर्स तामीर कर दिए हैं। आखिर इसका इलाज क्या है? क्या इस बात का भी कोई नोटिस लेगा? प्रोग्राम अपना गिरबान से मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। इतवार की रात फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।